नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के पार्ट सेकंड में सिंधु घाटी सभ्यता पर विशेष फोकस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, हमने पिछले पार्ट के अंदर भारतीय इतिहास का पहला पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब आई, क्यों आई, तथा यह अपने पतन की ओर क्यों चली गई, इसकी लिपि क्या थी, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण जानकारी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, रीट, ग्राम सेवक, पटवार यानी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती है उन सभी के लिए जिसमें इतिहास विषय पूछा जाता है, उनके लिए यह वीडियो दोस्तों रामबाण है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो फिर चलते हैं हम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आद्य इतिहास। आज हम आद्य इतिहास पर प्रमुख रूप से बात करेंगे और आद्य इतिहास में ही सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। आद्य इतिहास। आद्य इतिहास वह काल है जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु उनको पढ़ा नहीं गया। उस काल के साक्ष्य ऐसे थे जिनकी लिपि समझ में नहीं आई, लोगों को विद्वान उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उस लिपि को किसी ने नहीं पढ़ा था, इसीलिए इसे आद्य इतिहास मतलब आधा इतिहास है। इसमें इसकी लिपि किसी ने आज तक नहीं पढ़ी। तो चलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी लिपि क्या है, यानी स्क्रिप्ट क्या है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो दोस्तों कुछ इस आकार में यानी कि सर्पिला आकार में इसकी लिपि लिखी जाती थी। सर्प जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से ही यह लिपि लिखी जाती थी। इसी कारण इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया। इस लिपि का पहला नाम क्या है? सर्पिलाकार। और यह लिपि भाव, लोग अपने भाव प्रकट करते थे तो वो भाव सर्पिलाकार में अपने भाव प्रकट करते थे, तो यह लिपि भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा गई है। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। दोस्तों आपने देखा होगा जब गाय आगे की ओर बढ़ती है मूत्र विसर्जन करते हुए, जब गाय मूत्र विसर्जन करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं तो पीछे इस प्रकार से कुछ चित्र बन जाता है सर्पिलाकार। इसी कारण इसको गोमूत्री लिपि भी कहा गया। कौन सी लिपि? गोमूत्री लिपि भी कहा गया। तथा इस लिपि को बृष्टोफेदन लिपि कहा गया है,
बुस्टोफेरस लिपि कहा गया है और बुस्टोफेदन लिपि तो कहा ही गया है। दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था और बाएं से दाएं लिखा जाता था। दोस्तों कहने का मतलब है कि दाएं से बाएं की ओर चलती थी और वापस बाएं से दाएं की ओर चलती थी। मतलब फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं और सेकंड लाइन दाएं से बाएं, इस प्रकार से इसकी लिपि चलती थी। और अगर इस लिपि की हम बात करें तो इस लिपि में कुल 64 चिन्ह थे। मतलब मूल जो चिन्ह होते हैं ना, अक्षर होते हैं, वो अगर माने तो उनकी संख्या थी 64। और इस लिपि में चित्राक्षर इस लिपि के अंदर 250 से लेकर 400 तक इस लिपि में चित्राक्षर थे। और यह बात तो मैंने पहले बताई, इस लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं, यह लिपि पढ़ी नहीं गई। फिर भी इस लिपि को प्रथम बार, यानी शुरुआत में प्रथम बार इस लिपि को पढ़ने का प्रयास वेडन महोदय के द्वारा किया गया, परंतु उनका असफल प्रयास रहा। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को प्रथम बार पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो वो किया था वेडन महोदय ने। वेडन महोदय ने प्रयास तो पढ़ने का किया था, परंतु यह लिपि पढ़ी नहीं गई थी। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हैं, इस लिपि के कहीं हमें पहले साक्ष्य तो मिले हैं कि ये लिपि कैसी थी, कहाँ मिली, हमें साक्ष्य तो कहीं मिले होंगे। तो हम बात करते हैं इस लिपि के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिले। दोस्तों इस लिपि के प्रथम साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा के अंदर एक एच नाम से कब्रिस्तान था। किस नाम से? एक एच नाम से हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान था। उस एच नाम के कब्रिस्तान में मोहरें थी। उन मोहरों पर इस लिपि के स्क्रिप्ट मिली है, मतलब कुछ लिखी हुई थी उन मोहरों पर हड़प्पा के कब्रिस्तान में। तो इस लिपि का प्रथम साक्ष्य कब मिला, कहाँ मिला? हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान एच नाम से, वहां से इस लिपि का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंधु का अतीत, यानी सिंधु का इतिहास। दोस्तों अगर हम बात करें पूरे विश्व की, पूरे संसार की, तो दोस्तों अब तक कुल 4 सभ्यताएं हमारे संसार में आई हैं। पूरे विश्व में अब तक बड़ी बड़ी सभ्यताओं की बात करें तो कुल 4 सभ्यता आई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो ईरान के अंदर है और दजला व फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? तो उत्तर होगा दजला व फरात नदी। और इस नदी को ही यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी का भी, टिग्रिस नदी भी कहा जाता है। दोस्तों हाल ही में खोज हुई, उसके अनुसार हरियाणा में एक सभ्यता बताई जा रही है। अगर वह सभ्यता प्रमाणिक हो जाती है तो संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता वो हरियाणा वाली मानी जाएगी। परंतु अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं हुआ है। जब तक प्रमाणित नहीं होता है तब तक मेसोपोटामिया की सभ्यता ही संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाएगी। और इससे पहले अगर वह प्रमाणित हो जाती है तो हरियाणा में जो सभ्यता की खोज चल रही है, जिसमें
मृद भांड मिले हैं जो 6000 ईसा पूर्व के दिखा रहे हैं। अगर प्रमाणिक होती है तो वह सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाएगी। दोस्तों 2 नंबर सभ्यता की बात करें, 2 नंबर सभ्यता है मिस्र देश की सभ्यता। किसकी? मिस्र देश की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे है, जिसे इंग्लिश में नाइल रिवर भी कहा जाता है। मिस्र देश की सभ्यता संसार की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है। और तीसरी बात करें तो तीसरी अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। भारत देश की सभ्यता सिंधु, और वही सिंधु नदी के किनारे भारत देश की सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। संसार की सबसे चौथी प्राचीनतम सभ्यता हांग हो, जो चीन में है, वो हांग हो नदी के किनारे हैं, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। चीन के अंदर विकसित हुई संसार की चौथी सबसे प्राचीन सभ्यता हांग हो नदी के किनारे, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा। किसने देखा? एक चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने 1826 में हड़प्पा के टीले को देखा। और चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित करवाया, और 1842 में जनता को यह बताया कि यहाँ पर कोई प्राचीनतम नगर है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक लेख प्रकाशित करवा के 1842 में जनता को बताया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा। और यहाँ पर हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर का भी इस लेख में उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। दोस्तों आगे हम अगर बात करें तो 1851 और 1851 से 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का अंग्रेज अधिकारी था। इसने इस हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया था, यानी थोड़ा इसके बारे में लोगों को मतलब दिखाया था, और मतलब सर्वेक्षण करवाया था कि यहाँ पर हड़प्पा का टीला है, यहाँ पर कुछ कोई चीज़ हो सकती है। दोस्तों समय बीतता गया और एक दिन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा जो है इसका मानचित्र जारी कर दिया कि हड़प्पा यहाँ से उत्तर में इतनी है, दक्षिण में इतनी है, यहाँ से इतनी है। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी करवाया। दोस्तों 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसलिए 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अठारह सौ छप्पन, दोस्तों बात है 1856 की। उस समय कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ से? कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में। रेलवे लाइन का काम चल रहा था और
इस रेलवे लाइन का जो काम है, जो दो भाई थे, भाई जॉन और विलियम, दोनों भाई थे। एक का नाम था जॉन, एक का नाम था विलियम। और जिन्हें दोस्तों इतिहास में बर्टन बंधु के नाम से तो जानते ही हैं। और वही दोनों उस समय 1856 में कराची से लाहौर के मध्य की रेलवे लाइन का काम करवा रहे थे। तो दोस्तों रेलवे लाइन की पटरी तैयार हो रही थी, तो उस समय तैयार करते करते जो बीच में रेलवे लाइन के बीच में जो सीमेंटेड पत्थर डाले जाते हैं इस प्रकार से, वह पत्थर ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर जो मज़दूर लोग थे उन्होंने ब्रिटेन बंधुओं को कहा कि हम क्या करें, काम चल नहीं रहा है। तो जॉन और विलियम ने आदेश दिया कि यहाँ पर एक सामने टीला है, उस टीले में लग जाओ। और वो टीला था हड़प्पा का टीला। कौन सा टीला? हड़प्पा का टीला। हड़प्पा के टीले में जॉन और विलियम के आदेश से पहली बार ईंटें निकाली गई। जॉन और विलियम के आदेश से पहली बार हड़प्पा के टीले में ईंटें निकाली गई। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके आदेश से हड़प्पा के टीले में प्रथम बार ईंटें निकाली गई। तो वह दो भाई थे, जॉन और विलियम, जिसे इतिहास में बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? दोस्तों कोई भी अगर सभ्यता होगी तो वह 90% तक किसी नदी के किनारे ही होगी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है यह रावी नदी के तट पर थी। और रावी नदी को एक अन्य नाम पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यह थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा के टीले में पहली बार जॉन और विलियम के आदेश से ईंटें निकाली गई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अगर दोस्तों भारत में रेलवे की जनक की बात करें, भारत में रेलवे की जनक की बात करें तो वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल था 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार 1853, यानी कि अगर पूरी डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक रेल चलाई थी। इसीलिए भारत में अगर रेलवे के जनक की बात करें, फादर ऑफ रेलवे, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जिसका शासनकाल है 1848 से 1856। दोस्तों ये काम चलता आया आगे के काल में, जब 1899 से 1905 के दौरान 1899 से 1905 के दौरान भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन बने थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कब की? लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की 1904 में। दोस्तों यह लॉर्ड कर्जन वही है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया। दोस्तों जॉन मार्शल एक ऐसा इंसान था जिसको भारत में जितनी भी प्राचीन इमारतें थी, भारत में जितने प्राचीन नगर थे, उनको मतलब देखना, उनका संरक्षण करना, मतलब उनका जॉन मार्शल का पुरातात्विक जो भी चीज़ें हैं उनसे लगाव उसका अधिक था। तो इस जॉन मार्शल को यह कार्य दिया गया कि भारत में प्राचीन इमारतें हैं, नगर हैं, उनका आपको संरक्षण करना है। तो
जॉन मार्शल ने यह शर्त मंजूर कर ली और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल बना। और जॉन मार्शल इसका प्रथम महानिदेशक बनकर अपने 5 सहयोगी नियुक्त किए, जिसमें प्रथम सहयोगी की बात करेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। जॉन मार्शल ने जो अपने साथ में कुछ अधिकारी नियुक्त किए, जिसमें प्रथम था राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा था राखलदास बनर्जी और तीसरा था माधव स्वरूप वत्स, चौथा था मार्टिन विलर और पांचवा था अर्नेस्ट मैके। जॉन मार्शल के निर्देशन में 5 अधिकारी नियुक्त हुए और इन अधिकारियों ने भारत में जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं, किले हैं, गढ़ है, जो भी है, उन सभी को देखने का, खोजने का कार्य शुरू कर दिया था। और समय बीतता गया, चलते चलते 1921 तक पहुंच गए। कहाँ तक? 1921 तक। 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, कहाँ? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले 1921 में जो वर्तमान पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक ज़िला है मोंटगोमरी। उस मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी जो है, इसके तट पर हड़प्पा की खोज हुई। यहाँ पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज कर दी। उसके बाद में हम बात करें सिंधु सभ्यता के नामकरण की। दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है, इसके कुल 3 नाम प्रचलित हैं। कितने? कुल 3 नाम सिंधु सभ्यता के प्रचलित हैं। और इसका पहला नाम तो सिंधु सभ्यता ही है। इसका जो सिंधु सभ्यता नाम है, यह नाम जॉन मार्शल ने रखा था 1924-25 में। और 1924-25 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम रख दिया, परंतु 1924-25 में जनता को यह नहीं बताया कि मैंने यह सिंधु सभ्यता नाम इसका रखा है। इस जॉन मार्शल ने 1932 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, वीकली न्यूज़पेपर निकाला लंदन से। और उस समाचार पत्र में पब्लिक को, जनता को यह बताया कि इसका नाम सिंधु सभ्यता है। और इसका दूसरा नाम निकल कर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यह नाम देने वाले डॉक्टर रफीक मुगल थे। कौन थे? डॉक्टर रफीक मुगल थे। और तीसरा नाम तो जो वर्तमान में प्रचलित हैं, हड़प्पा। यह हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया कि लोगों ने कहा कि आप कभी इसका कोई नाम कर देते हो, कभी कोई। एक सर्वदलीय मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो भी स्थान खोजा गया है, उस स्थान के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा को खोजा गया था। तो सर्वदलीय मीटिंग ने यह निर्णय लिया कि इसका नाम हड़प्पा ही रख दिया जाए। तो वर्तमान में नाम जो प्रचलित है वह हड़प्पा ही है, और जो इसका प्रथम उत्खनन क्षेत्र था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब बात करते हैं इसका विस्तार कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विस्तार कितना था, कहाँ तक फैली हुई थी, कैसी थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं।
विस्तार की बात करते हैं। दोस्तों अगर मोटे रूप में बात करें तो इस सभ्यता का विस्तार जो है ये 3 देशों के अंदर है। किस किस में? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। किस किस देश में? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अगर दोस्तों बात करें कि इन 3 देशों में किस देश में इस सभ्यता का विस्तार सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है भारत में, और सबसे कम विस्तार वो है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। आगे बात करें, अब दोस्तों हम बात करते हैं इस सभ्यता की उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो इधर उत्तर की बात करें तो उत्तर में इस सभ्यता का जो स्थान है वो है मांडा। कौन सा? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान जो है वो इस सभ्यता का उत्तर बिंदु है। भारत में उत्तर जो बिंदु है इसका वो मांडा है। मांडा है जम्मू कश्मीर, अखनूर में, चेनाब नदी के किनारे। क्लियर? अगर हम बात करें इस सभ्यता का दक्षिण बिंदु, तो दक्षिण बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और दैमाबाद स्थान पड़ता है अहमदनगर महाराष्ट्र में और परवरा नदी के किनारे। अगर नदी की बात करें तो परवरा नदी है। अगर दोस्तों परवरा नदी अगर ऑप्शन में न हो, अगर नदी हो गोदावरी, तो भी आपको सही करना है, क्योंकि परवरा नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीर। आलमगीर स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का, और पूर्व की जो नदी है हिंडन नदी, पूर्व में हिंडन नदी है। इस नदी के किनारे इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार फैला हुआ है। अगर पश्चिमी विस्तार की बात करें तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास है वहाँ तक इसका पश्चिमी विस्तार है, और वहाँ की एक दास्क नदी है जिसे दस्त नदी भी कहा जाता है, वहाँ का स्थान है सुतकाद गेंदौर। वहाँ तक इसका फैला हुआ है विस्तार। यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से लिख दिया गया है कि दक्षिण में उत्तर में चेनाब नदी, मांडा जम्मू कश्मीर अखनूर ज़िले तक फैला हुआ, और इधर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी तक अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इधर पश्चिम में सुतकाग गेंदौर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक दास्क नदी तक फैला हुआ है, और इधर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ हिंडन नदी तक फैला हुआ है। अगर भारत में इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें तो वो है 1400 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की देखें तो वो है 1600 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह दोस्तों एक बात नोट लगाकर लिखी गई है, देखिए कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता यानी संपूर्ण सैंधव सभ्यता का उत्तरतम बिंदु, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का उत्तरतम बिंदु वो है अफगानिस्तान के अंदर। 2 स्थान है इसके, मुंडीगोक और शोरतुगोई। कौन कौन से? मुंडीगोक और शोरतुगोई। ये अफगानिस्तान में इसके उत्तरतम स्थान है सिंधु सभ्यता की संपूर्ण का। अगर दोस्तों इस सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान की बात करें तो कुछ क्षेत्रफल इसका बढ़ गया है, कुछ स्थान नए मिल गए हैं। अगर उनको सबको जोड़कर बात करें तो वर्तमान में इसका जो
क्षेत्रफल है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इस सिंधु सभ्यता के आकार की बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और वर्तमान में इसका आकार है, नए नए स्थान मिलने के कारण आकार चेंज हो गया, और जो वर्तमान में इसका आकार है वह आकार है इसका विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। विषमकोणीय चतुर्भुज के समान इसका वर्तमान आकार है। दोस्तों एक बात नोट लगा के लिखी गई है कि हाल ही में गुजरात में करीम शाही व थार के मरुस्थल से वेंगीकोट नामक नए स्थल खोजे गए हैं, और उन स्थलों से विद्वानों ने यह पता लगाया कि यहाँ का विनाश जो है यह जलवायु के परिवर्तन से हुआ है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है वेंगीकोट जो थार के मरुस्थल में है और करीम शाही जो गुजरात में है वहाँ का पतन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक दोस्तों आप इसका अध्ययन कीजिए, याद कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई थोड़ी अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।